दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको टॉपिक को डिटेल्स में डिस्कशन के माध्यम से समझाएंगे। हाँ, ताकि हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाए। और जब समझ आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? फिर हम MCQs की प्रैक्टिस मिलकर करेंगे, जिससे एग्जाम की तैयारी और मजबूत होगी। तो चलिए पहले सीखते हैं और फिर सवालों से खुद को परखते हैं। आज हम 5 प्रमुख नदियों गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी इनकी यात्रा पर निकलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ उनकी दिशा बदल जाने से उनका पूरा चरित्र, उनकी पूरी पहचान कैसे बदल जाती है। तो चलिए इस भौगोलिक सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं तो हमारा मतलब क्या है। ये एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि यहीं से पूरी कहानी की नींव रखी जाती है। इन नोट्स में एक बहुत ही आकर्षक बात पर जोर दिया गया है, वो ये कि ये नदियां हिमालय से निकलने वाली गंगा या यमुना जैसी नदियों से भी कहीं ज्यादा पुरानी हैं। ये उस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है जो गोंडवानालैंड का हिस्सा था। इनकी 2 मुख्य पहचान है। पहली, ये 12 मासी नहीं है, ये मौसमी है। इनका जीवन पूरी तरह मानसून की बारिश पर टिका है। और दूसरी, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है इनका बहाव। यहाँ एक साफ विभाजन है। कुछ नदियां पठार के पूर्वी ढलान पर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जा मिलती हैं और कुछ पश्चिमी घाट के तीखे ढलानों से उतरकर अरब सागर में। और ये सिर्फ एक दिशा का मामला नहीं है, ये तय करता है कि नदी अपने रास्ते में जमीन बनाएगी या उसे काटेगी, शांत होगी या अशांत। ठीक है, तो ये पूर्व और पश्चिम का जो विभाजन है, यही हमारी आज की चर्चा का मुख्य आधार होगा। तो चलिए फिर पूर्व की ओर बहने वाली नदियों से शुरू करते हैं, जो बंगाल की खाड़ी की ओर एक लंबा और शायद धीमा सफर तय करती हैं। इस सूची में सबसे पहला और सबसे भव्य नाम है गोदावरी। स्रोत में इसे दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा दोनों कहा गया है। ये नाम ही अपने आप में इसके विशाल कद का अंदाजा देते हैं। बिल्कुल, वृद्ध गंगा का जो खिताब है वो बहुत सटीक है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है, लगभग 1465 किलोमीटर, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसकी घाटी बहुत चौड़ी और उथली हो चुकी है। ये एक परिपक्व या कह सकते हैं बूढ़ी नदी प्रणाली का संकेत है। इसका जन्म महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों में होता है और फिर यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर एक विशाल अर्धचंद्राकार रास्ता तय करती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, जैसा कि गाइड में बताया गया है, जैसे प्राणिता, इंद्रावती, पेनगंगा, ये खुद अपने आप में बड़ी नदियां हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे एक विशाल परिवार जिसका हर सदस्य महत्वपूर्ण हो। और जब ये नदी अपने अंत के करीब पहुंचती है, तब इसका स्वरूप कैसा होता है? स्रोत में इसके डेल्टा का खास जिक्र किया गया है। हाँ, और वो इसका सबसे शानदार रूप है। राजमुंद्री के पास पहुंचकर गोदावरी की गति बहुत धीमी हो जाती है। हजारों सालों से अपने साथ बहाकर लाई उपजाऊ मिट्टी और गाद को ये समुद्र में मिलने से ठीक पहले जमा करने लगती है। इससे एक बहुत बड़े पंखे के आकार के डेल्टा का निर्माण होता है और ये इलाका भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। इसे आंध्र प्रदेश का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। तो गोदावरी सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि एक निर्माता है जो जमीन का निर्माण करती है। गोदावरी की विशालता के ठीक दक्षिण में हमें एक और महान नदी मिलती है, जो लगभग उसी रास्ते पर चलती है, लेकिन अपनी एक अलग कहानी कहती है। कृष्णा लंबाई में गोदावरी से थोड़ी ही छोटी है, करीब 1400 किलोमीटर, और इसका सफर महाबलेश्वर से शुरू होता है। सही कहा, कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा तो आपस में लगभग मिल ही जाता है, लेकिन कृष्णा की पहचान आधुनिक भारत के निर्माण में उसके योगदान से ज्यादा जुड़ी हुई है। प्रेजेंटेशन में नागार्जुन सागर और श्रीशैलम जैसे विशाल बांधों का जिक्र है। ये सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं, ये इस क्षेत्र की कृषि और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा हैं। कृष्णा का बेसन अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ है और इन परियोजनाओं ने इसे सूखा संभावित दक्कन के पठार के लिए एक वरदान बना दिया है। ये बांध सिंचाई और पन बिजली की जरूरतें पूरी करते हैं, जिससे लाखों लोगों का जीवन चलता है। इन नोट्स में एक छोटी लेकिन दिलचस्प जानकारी ये है कि हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे बसा है, जो कृष्णा की ही एक सहायक नदी है। अक्सर हम बड़े शहरों को बड़ी नदियों से जोड़ते हैं, पर कभी-कभी उनकी पहचान एक छोटी सहायक नदी से जुड़ी होती है। ये बहुत अच्छा अवलोकन है।
ये दिखाता है कि नदी का प्रभाव सिर्फ मुख्य धारा तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसका पूरा तंत्र, उसका पूरा बेसिन एक सभ्यता को पोषित करता है। तुंगभद्रा और भीमा जैसी इसकी बड़ी सहायक नदियां भी अपने आप में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में हम तीसरी नदी पर आते हैं, कावेरी। और यहाँ आकर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। स्रोत में इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा गया है, जो इसके पवित्र दर्जे को दिखाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे एक सदाबहार मतलब बारहमासी नदी बताया गया है। ये कैसे संभव है, जबकि हमने अभी बात की कि प्रायद्वीपीय नदियां तो मौसमी होती हैं। यही तो कावेरी का अनोखापन है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और शायद इसके विवादों का कारण भी। इसका जवाब इसके अनूठे भूगोल में छिपा है। कावेरी को पानी एक नहीं बल्कि दो अलग-अलग मानसून से मिलता है। जब गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र यानी कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में भारी बारिश होती है। इससे नदी में पानी भर जाता है। फिर जब मानसून लौटता है यानी सर्दियों में जब उत्तर पूर्वी मानसून आता है तो इसके निचले हिस्सों में मतलब तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश होती है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि प्रकृति ने कावेरी के लिए एक तरह का नेचुरल रिचार्ज सिस्टम बनाया हुआ है जो उसे साल भर पानी देता रहता है। ये तो सचमुच अद्भुत है। बिल्कुल। और इसी वजह से कावेरी डेल्टा क्षेत्र, जिसे दक्षिण भारत का बगीचा भी कहते हैं, वो साल भर हरा भरा रहता है और वहाँ खेती बहुत गहन होती है। लेकिन जैसा आपने कहा, इसी निरंतरता के कारण इस पर निर्भरता भी बहुत ज्यादा है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच दशकों पुराने जल विवाद का मुख्य कारण है। स्रोत में शिवसमुद्रम जलप्रपात का भी उल्लेख है। यह सिर्फ एक खूबसूरत झरना नहीं है, ये वो जगह है जहां 1902 में एशिया के पहले पन बिजली संयंत्रों में से एक लगाया गया था। तो कावेरी सिर्फ आस्था और कृषि ही नहीं बल्कि आधुनिक भारत के औद्योगिकरण की भी गवाह रही है। चलिए अब इस शांत चौड़े बहाव और उपजाऊ डेल्टा बनाने वाली दुनिया को छोड़कर एक बिल्कुल अलग भौगोलिक चरित्र की ओर बढ़ते हैं। अब हम दिशा बदलते हैं और पश्चिम की ओर अरब सागर की तरफ बहने वाली नदियों को देखते हैं। सूची में पहली है नर्मदा। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहती है। ये सुनने में ही बहुत नाटकीय लगता है। ये भ्रंश घाटी आखिर होती क्या है? इसे ऐसे समझिए कि जमीन के दो विशाल हिस्से यानी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं एक दूसरे से थोड़ा खिंच गईं और उनके बीच का जो हिस्सा था वो नीचे धंस गया। इससे एक लंबी, गहरी और संकरी घाटी बन गई। नर्मदा इसी धसी हुई घाटी में बहती है, जैसे दो ऊंची दीवारों के बीच एक गलियारा हो। इस वजह से इसका रास्ता काफी सीधा और ढलान बहुत तीव्र होता है। ये गोदावरी या कृष्णा की तरह मैदानों में फैलकर आराम से नहीं बहती, बल्कि चट्टानों को काटती हुई तेजी से आगे बढ़ती है। अच्छा, तो इस तेज रफ्तार और संकरे रास्ते का नतीजा क्या होता होगा जब ये समुद्र के पास पहुंचती है? जाहिर है ये गोदावरी की तरह मिट्टी तो जमा नहीं कर पाती होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का मूल चरित्र है। नर्मदा की गति इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने साथ लाए मलबे और गाद को जमा करने के बजाय उसे पूरी ताकत से समुद्र में धकेल देती है। इसलिए यह डेल्टा नहीं बनाती, ये बनाती है ज्वारनदमुख या एस्टुअरी। ये एक कीप जैसी गहरी संरचना होती है जहां नदी का मीठा पानी सीधे समुद्र के खारे पानी से मिलता है। इस गाइड में जबलपुर के पास इसके प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात का जो जिक्र है वो इसकी शक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। संगमरमर की सफेद चट्टानों के बीच जब नर्मदा का पानी जोर से गिरता है तो पानी की बारीक बूंदें एक धुएं जैसा खोरा बना देती हैं। इसीलिए इसका नाम धुआंधार पड़ा। यह नज़ारा उसकी रॉ पावर को दिखाता है। और फिर आती है तापी, जिसे स्रोत में नर्मदा की जुड़वां कहा गया है। ये भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलकर नर्मदा के लगभग समानांतर बहती है और अरब सागर में मिल जाती है। भारत का एक प्रमुख शहर सूरत इसी के मुहाने पर बसा है। इसे नर्मदा की जुड़वां क्यों कहते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि यह समानांतर बहती है? समानांतर बहना एक कारण है, लेकिन इससे भी बड़ा कारण है इनका भौगोलिक चरित्र। तापी भी नर्मदा की तरह ही एक भ्रंश घाटी में बहती है, हालांकि इसकी घाटी उतनी गहरी नहीं है। यह भी डेल्टा नहीं बल्कि ज्वारनदमुख बनाती है। इनका उद्गम भी सतपुड़ा के आसपास ही है। तो संरचना, व्यवहार और मंजिल
इन तीनों मामलों में यह नर्मदा की परछाई जैसी लगती है, इसीलिए इसे जुड़वा या कहीं कहीं नर्मदा की दासी भी कहा जाता है। तो अब हमारे सामने एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है। एक तरफ डेल्टा बनाने वाली चौड़ी और धीमी नदियां और दूसरी तरफ ज्वारनदमुख बनाने वाली तेज और संकरी नदियां। इन दोनों के बीच का जो मुख्य अंतर है उसे अगर हम सरल शब्दों में समझना चाहें तो कैसे कहेंगे? सरल शब्दों में डेल्टा निर्माण की प्रक्रिया है और ज्वारनदमुख मिलन की। अच्छा। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जब समुद्र के पास पहुंचती हैं तो वो कह सकते हैं थक जाती हैं, उनकी गति धीमी हो जाती है और वे अपने साथ लाया सामान यानी तलछट वहीं जमा कर देती हैं। धीरे धीरे ये जमाव एक नई जमीन बना देता है जो त्रिभुज की आकार की होती है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। ओके। इसके ठीक विपरीत पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अपनी पूरी ऊर्जा और गति के साथ समुद्र से मिलती हैं। वे कोई सामान जमा नहीं करती, बल्कि अपने रास्ते को साफ करती हुई सीधे समुद्र में समा जाती हैं। यहां नदी और समुद्र का एक सीधा और गहरा संगम होता है। ये दो अलग अलग तरह के पारिस्थितिकी तंत्र भी बनाता है। डेल्टा में मैंग्रोव और उपजाऊ जमीन होती है, तो ज्वारनदमुख मछली पकड़ने और बंदरगाहों के लिए बेहतरीन जगह होती है, जैसा कि हमने सूरत के उदाहरण में देखा। अगर हम आज के इस पूरी यात्रा को समेटे तो 5 नदियों के 5 अलग अलग व्यक्तित्व हमारे सामने आते हैं। गोदावरी, प्रायद्वीप की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी नदी, एक विशाल निर्माता जो अपने डेल्टा से जीवन देती है। कृष्णा, दक्कन के पठार की जीवन रेखा जो अपने बांधों से आधुनिक कृषि को सींचती है। कावेरी, एक अनूठी और सदाबहार नदी जो प्रकृति के संतुलन का अद्भुत उदाहरण है, लेकिन इसी वजह से मानवीय विवादों का केंद्र भी है। नर्मदा, विंध्य और सतपुड़ा के बीच गरजती हुई बहने वाली एक शक्तिशाली नदी जो जमीन को काटती है, बनाती नहीं। और तापी, नर्मदा की वफादार जुड़वा जो उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए अरब सागर में मिलती है। और शायद सबसे बड़ी सीख यह है कि एक नदी का भाग्य सिर्फ उसके स्रोत से नहीं, बल्कि उसके रास्ते के ढलान और उसकी दिशा से तय होता है। बिल्कुल सही सारांश है। उद्गम, ढलान और दिशा, ये त्रिकोण ही हर नदी के चरित्र को गढ़ता है। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये नदियों की अपनी अपनी आत्मकथाएं हैं। पूर्वी नदियां चौड़े मैदानों की शांत कहानियां कहती हैं, तो पश्चिम की नदियां चट्टानी घाटियों के जोशीले गीत गाती हैं। आज की ये चर्चा वाकई बहुत ज्ञानवर्धक रही। हमने सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं देखीं, बल्कि उन लकीरों के पीछे के जीवन, इतिहास और विज्ञान को महसूस किया। हाँ, और इन स्रोतों के अंत में जो कावेरी जल विवाद का संकेत दिया गया है, वो हमें गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। हमने नदियों को उनके भौगोलिक आधार पर पूर्व और पश्चिम में बांटा, लेकिन इंसान उन्हें राज्यों और सीमाओं में बांटता है। जब भूगोल द्वारा बनाई गई एक जीवन रेखा जैसे कावेरी राजनीतिक सीमाओं को पार करती है, तो वो एक संसाधन बन जाती है जिस पर हक की लड़ाई होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या प्रकृति की बनाई इन अखंड व्यवस्थाओं को हम इंसानी विभाजनों के साथ सामंजस्य में रख सकते हैं? रिया, पहला सवाल, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? गोदावरी, 1465 किलोमीटर्स, यानी ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो कृष्णा दूसरी लंबी और नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी है। उद्गम? महाराष्ट्र, नासिक, त्रयंबकेश्वर। मोहाना? बंगाल की खाड़ी। मुख्य सहायक नदी हैं? पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणिता, इंद्रावती। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र को कवर? लगभग 10%। अगला सवाल, कौन सी दो नदियां भ्रंश घाटी से होकर अरब सागर में गिरती हैं? नर्मदा और तापी, यानी ऑप्शन बी। बिल्कुल सही। ये दोनों नदियां पूर्व से पश्चिम बहती हैं और सतपुड़ा विंध्याचल के बीच बनी भ्रंश घाटी से गुजरती हैं। तो ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती, है ना? हाँ, बल्कि ये ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी बनाती हैं। भ्रंश घाटी क्या है? जमीन का हिस्सा नीचे धंसकर बनी खाई। डेल्टा बनाती हैं? नहीं। समुद्र में मिलने पर? एस्चुरी। बहाव पश्चिम क्यों? हिमालय निर्माण के समय आए भूमि झुकाव के कारण। तीसरा सवाल,
प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है? नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन सी। सही। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास भेड़ा घाट में संगमरमर की चट्टानों से होकर गिरती है, इतनी तेजी से कि धुएं जैसा एहसास होता है, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। और सरदार सरोवर बांध नर्मदा पर ही है। उद्गम? अमरकंटक, मध्य प्रदेश। चट्टानें? सफेद संगमरमर। जीवन रेखा किसकी? मध्य प्रदेश और गुजरात। बड़ा बांध? सरदार सरोवर। चौथा सवाल, सदाबहार होने के कारण किस प्रायद्वीपीय नदी को दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है? कावेरी नदी, यानी ऑप्शन ए। सही। कावेरी कुर्ग जिले कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और साल भर पानी रहती है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। मुख्य विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है और शिव समुद्रम जलप्रपात प्रसिद्ध है। सहायक नदियां? काबिनी, भवानी, अमरावती। उद्गम? कुर्ग जिला, कर्नाटक। पांचवा सवाल, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, यानी ऑप्शन बी। बिल्कुल सही। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सीमा पर है और दुनिया के बड़े चिनाई वाले बांधों में से एक है। मुख्य सहायक तुंगभद्रा और मूसी नदी कृष्णा की हैं। उद्गम? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। दूसरी बड़ी सहायक? भीमा नदी। मुहाना? बंगाल की खाड़ी। मूसी किनारे? हैदराबाद। रिया, सवाल 6, सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तापी नदी, यानी ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। तापी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मुल्ताई से निकलती है और सूरत के पास खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो नर्मदा के पास भड़ूच और साबरमती के किनारे अहमदाबाद हैं। तापी नर्मदा के समानांतर बहती है। तापी का दूसरा नाम? ताप्ती। किन राज्यों से गुजरती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। लंबाई? लगभग 724 किलोमीटर। डेल्टा बनाती है? नहीं, एस्चुरी बनाती है। सवाल 7, प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं कौन सी है? नर्मदा, यानी ऑप्शन डी। सही। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती हैं। ढाल की वजह से बहाव उल्टा है और ये डेल्टा नहीं बनाती। ढाल? पश्चिमी घाट ऊंचे हैं, पूर्व की ओर ढलान। पूर्व की नदियां उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। पश्चिम की नदियां? ज्वाल नदमुख, यानी एस्चुरी। सवाल 8, मंजरा और इंद्रावती किनकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? गोदावरी नदी, यानी ऑप्शन ए। बिल्कुल सही। मंजरा दक्षिण से और इंद्रावती उत्तर पूर्व से मिलती है। मंजरा पर निजाम सागर बांध भी बना है। गोदावरी बेसिन? भारत का दूसरा सबसे बड़ा। प्रणीता बनी वैनगंगा, पेनगंगा और वर्धा के संगम से। इंद्रावती आती है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। वृद्धगंगा क्यों? लंबाई और प्राचीनता के कारण। सवाल 9, कौन सी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? कावेरी नदी, यानी ऑप्शन सी। सही। कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी बनाती है। 1902 में भारत की पहली बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए इसका उपयोग हुआ। डेल्टा तमिलनाडु के तंजावुर में है और काबिनी कावेरी की सहायक है। कब पानी कम नहीं होता? दोनों मॉनसूनों की वर्षा के कारण। जलप्रपात का महत्व? कोलार गोल्ड फील्ड्स को बिजली भेजना। सवाल 10, प्रायद्वीपीय नदियों में एस्चुरी का अर्थ क्या है? जहां नदी का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है, यानी ऑप्शन बी। बिल्कुल सही। नर्मदा और तापी एस्चुरी बनाती हैं क्योंकि ये कठोर चट्टानों से बहती हैं और बहुत कम गाद लाती हैं। त्रिभुजाकार मैदान को डेल्टा कहते हैं, जैसे गोदावरी और कृष्णा बनाती हैं। एस्चुरी का फायदा? प्राकृतिक बंदरगाह के लिए अच्छा। कौन सी नदियां बनाती हैं? पश्चिम की ओर बहने वाली। डेल्टा कहाँ बनता है? शांत समुद्र और लंबी दूरी वाली नदियों पर। जैव विविधता? बहुत समृद्ध, खारा प्लस मीठा पानी। रिया, सवाल 11, तुंगभद्रा नदी किन दो नदियों के संगम से बनती है? तुंगा और भद्रा, यानी ऑप्शन ए। बिल्कुल सही। तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। प्राचीन विजयनगर साम्राज्य यानी हम्पी इसी नदी के किनारे स्थित था। तुंगभद्रा बांध कहाँ है? कर्नाटक में।
कृष्णा में कहाँ मिलती है? तेलंगाना आंध्र प्रदेश सीमा के पास। प्रकृति कैसी है? पथरीली और वेगवती। रिया, सवाल 12। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक वर्तमान में किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन सी। सही। अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती हैं। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर। नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध से जुड़ा। रिया, सवाल 13। भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी, यानी ऑप्शन बी। बिल्कुल। आकार और लंबाई के आधार पर गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। कावेरी को केवल उसकी पवित्रता और वर्ष भर पानी रहने के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। वृद्ध गंगा। गोदावरी। सबसे पुराना नदी तंत्र? प्रायद्वीपीय नदियां। रिया, सवाल 14। कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी ऑप्शन सी। सही। कावेरी कर्नाटक में उत्पन्न होकर तमिलनाडु में समुद्र में गिरती है। ये विवाद 100 साल से भी अधिक पुराना है। ट्राइब्यूनल कब बना? 1990 में। कर्नाटक में मुख्य बांध? कृष्णराज सागर, KRS। तमिलनाडु में मुख्य बांध? मेट्टूर बांध। विवाद का कारण? खेती के लिए पानी की अधिक मांग। रिया, सवाल 15। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तापी, यानी ऑप्शन डी। बिल्कुल सही। तापी और नर्मदा कठोर चट्टानों से बहती हैं और ढाल तीव्र होने के कारण डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुअरी बनाती हैं। डेल्टा कहाँ बनते हैं? पूर्वी तट पर, बंगाल की खाड़ी। एस्चुअरी कहाँ? पश्चिमी तट पर, अरब सागर। तापी का बेसिन? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। सतत प्रवाह? सतपुड़ा श्रेणी से दक्षिण में बहती है। रिया, अब हमने प्रायद्वीपीय और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, उनके सहायक, जलप्रपात और डेल्टा एस्चुअरी सब कवर कर लिया। सच में पूरा नदियों का टॉपिक क्लियर और एग्जाम फ्रेंडली हो गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और SKM स्टडी पॉइंट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।